अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। लेकिन इससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले क्या क्या पढ़ लिया है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और हम लोगों ने देखा था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी ऑर्गेनेलिस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती। और एक इसका डिफरेंस था, राइबोसोम का डिफरेंस था कि राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में लार्जर होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। देन हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था कि साइज़ की बेस पे कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत। और फिर हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ा सेल वॉल का कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्लांट्स में सेलुलोज की होती है सेल वॉल और फंजाई में काइटिन की होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास क्या है, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। एक लार्ज चेन है किसकी, अमाइनो एसिड्स की और शुगर्स की। उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन। देन हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था किसमें, सेल्फ के फंक्शंस में और सेल के स्ट्रक्चर में, कि सेल जो है वो किस तरह का नज़र आता है और उस सेल का फंक्शन क्या होता है। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं और जितने भी टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं उन सब का फंक्शन क्या है, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट cell types. Each type performs specific function and all coordinated functions become the life processes of organisms. Cells of one type may differ from those of other types in the following respects. ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं और वो सब मिल के क्या करते हैं, एक पूरी बॉडी का, एक पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निज़ाम चलाते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, कि एक इंसान की बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। देन हमने उनकी साइज़ और शेप के बारे में पढ़ा। साइज़ और शेप में हम लोगों ने रेड ब्लड सेल, नर्व सेल और जाइलम सेल्स के बारे में पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं और उनका काम क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लाने और ले जाने का काम करते हैं। नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबाई की तरफ होते हैं और ये ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं किसको, नर्व इम्पल्स को। फिर हम लोगों ने पढ़ा जाइलम सेल्स के बारे में कि जाइलम सेल्स क्या होते हैं कि ये ट्यूब लाइक होते हैं और ये क्या करते हैं, थिक वॉल होती है इनकी और ये कंडक्शन करते हैं मिनरल्स की और वाटर्स की और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन हम लोगों ने देखा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। रूट हेयर सेल्स जो होती है उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है कि वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करते हैं, जज़ब करते हैं। क्या जज़ब करते हैं, ज़मीन में से मिनरल्स को, ठीक है, साल्ट्स को, वाटर को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस, के जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्रीशंस में उनके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कॉम्प्लेक्स पाई जाती है और गोल्जी ऑपरेटिस भी। और जो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। देन हम लोगों ने कुछ सेल्स के यहाँ पे फंक्शन पढ़े थे कि नर्व सेल का क्या फंक्शन है हमारे पास, कि ये बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। मसल सेल्स का क्या
फंक्शन हम लोगों ने कहा था कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाता है, हरकत करवाने में हमारी बॉडी को मदद देता है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैरी करते हैं, ऑक्सीजन लाने और ले जाने का काम करते हैं, और जबकि वाइट ब्लड सेल्स जो है ये किल करते हैं फॉरेन एजेंट्स को, जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जाके बीमारियां फैलाते हैं। स्किन सेल्स जो है वो बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। किन चीज़ों से रुकावट का काम करते हैं? जो हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल्स पेनिट्रेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब से हमें क्या है, बैरियर का काम करते हैं, हमें उन सब से प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स ऑफ बोन क्या करते हैं, कि कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ताकि बोन क्या हो, उससे टफ हो, सख्त हो, और ताकि वो हमारी बॉडी में सपोर्ट का काम कर सके। देन हम लोगों ने पढ़ा सेल एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे कैसे काम करता है, कि जब सेल के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू सब्सटेंसेस सेल के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। ये सेल का काम है एज एन ओपन सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेल वेरी ग्रेटली इन साइज। वेरी का मतलब होता है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा किस्म के सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, साइज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल्स होते हैं, हम लोगों को बिल्कुल नज़र नहीं आते। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कल्ड माइकोप्लाज्माज। जो स्मॉलेस्ट सेल जो पाया गया है अब तक, वो कौन सा है, माइकोप्लाज्माज है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द माइकोप्लाज्मा सेल, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे स्मॉल सेल है। इसके अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है, सोल्यूशन सोलुबल प्रोटीन है अंदर, डीएनए है हमारे पास, राइबोसोम्स हैं, सोलुबल आरएनए है, और साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। ये हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्म है। आपको नज़र आ रहा होगा बेटा इसके अंदर के, इसके अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, ना ही कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ही कोई ऑर्गेनेली है, ठीक है। मीन्स के क्या है, हमारे पास प्रोकैरियोट होगा। और इस माइकोप्लाज्मा का हमारे पास क्या डायमीटर है, इसका डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये आपसे एज अ एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ माइकोप्लाज्मा, या फिर व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास किसका है, बैक्टीरिया का है, और उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा उसका नाम है, और उसका डायमीटर हमारे पास कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। बल्किएस्ट सेल हमारे पास, बल्किएस्ट कहते हैं बहुत बड़े को, ठीक है। सबसे बड़ा सेल हमारे पास किस चीज़ का है, बर्ड के एग का है। जो परिंदा होता है उसका जो एग होता है, उसका साइज जो है वो सेल्स में सबसे बड़ा है। एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स, और जो सबसे बड़े सेल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, मसल सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एमसीक्यू बन सकते हैं कि सबसे पहले सबसे स्मॉल सेल कौन सा है। सबसे स्मॉल सेल हमारे पास माइकोप्लाज्मा है। सबसे लार्जेस्ट सेल हमारे पास बर्ड का एग है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लंबाई में, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स और साथ में नर्व सेल्स। मोस्ट सेल लाइज बिटवीन दीज एक्सट्रीम, और जो बाकी सारे सेल्स हैं वो क्या है, इनके दरमियान में ही पाए जाते हैं। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ बर्ड एग की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि माइकोप्लाज्म में और बर्ड एग में कितना फ़र्क है। यहाँ पे ये ऑस्ट्रिच है, और ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड में आता है, और इसका जो एग होता है ये सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो देखें कितना बड़ा है तो ये भी सेल, इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत बड़ा है, इसको हम लोग आम आंख से देख भी सकते हैं। लेकिन जो बाकी सेल्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा, वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास एग्स वगैरह होते हैं हम लोग उनको देख सकते हैं। इस तरह मुर्गी का अंडा होता है, वो भी एक एग है, हम उसको देख सकते हैं आराम से, वो भी एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है, लेकिन हम उसको आम आंख से देख सकते हैं और उसको होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन, कि सेल का जो साइज होता है और जो सेल की शेप होती है वो रिलेट करती है, उनका आपस में ताल्लुक होता है किसके, सेल के फंक्शन के साथ। जैसे कि बर्ड एग्स आर बल्कि, जो बर्ड के एग्स होते हैं वो बल्कि होते हैं, बड़े होते हैं, बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग यंग, ठीक है। वो क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो साइज़ होता है वो बल्कि होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताया हुआ है, उसको फंक्शन के साथ बताया हुआ है कि क्योंकि उसके अंदर उसके डेवलपमेंट के लिए लार्ज न्यूट्रिएंट्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसी वजह से उसका जो साइज़ है वो भी क्या होता है, बल्कि होता है, बड़ा होता है।
देन हम लोगों ने मसल्स के सेल्स के बारे में पढ़ा था कि लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर, कि लॉन्ग मसल्स का क्या हमारे पास फंक्शन होते हैं कि ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट पार्ट को पुल करते हैं, ठीक है, खींचते हैं। जैसे कि हमारे हाथ और पाँव हैं, इनके अंदर जो मसल सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी तादाद क्या ज़्यादा होती है, वो लॉन्ग होते हैं, लंबाई की तरफ होते हैं। तो ये चीज़ों को उठाने के लिए, पुलिंग के लिए, ठीक है, तो ये काम करते हैं। लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जो लेंथी नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल साइज आल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट, जो स्मॉल साइज है उसके क्या हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ पे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्मॉल साइज। तो अब हम लोग इसका बेनिफिट देखते हैं। जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल है तो ये भी सेल, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ओनली 8 डायमीटर होता है, ये 8 डायमीटर होता है, 8 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत बारीक बारीक होती हैं, जिसके अंदर से बड़े सेल्स नहीं गुजर सकते, उनके अंदर से क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आसानी के साथ गुजर सकते हैं, जैसे कि हमारी कैपिलरीज होती हैं। देन है हमारे पास मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज, बहुत जो मोस्टली सेल्स होते हैं, जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया। अब जो लार्ज सेल होगा, एक सेल जो बहुत बड़ा है तो उसके इर्द गिर्द का एरिया क्या होगा, कम होगा, लेस सरफेस एरिया होगा टू स्मॉल सेल। लेकिन जब एक सेल जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसके इर्द गिर्द एरिया क्या बचा रहेगा, ज़्यादा बचा रहेगा, तो उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ज़्यादा होगा। देन यहाँ पे कुछ क्यूब्स का हम लोग को क्या बताया गया है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की गई है कि सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा कि 6 मल्टीप्लाई, अब ये 6 का क्यों कहा गया, क्योंकि एक क्यूब होता है उसकी साइड 6 होती हैं, इसलिए 6 लिया गया यहाँ पे। 30 माइक्रोमीटर उसकी एक साइड, 30 माइक्रोमीटर एक साइड, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आएगा हमारे पास उसका आंसर्स। और ये 30 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर हमारे पास आ जाएगी लेंथ और विथ, ठीक है। और उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन लार्ज क्यूब का हमारे पास सरफेस एरिया निकल आएगा। अब हम लोग वन स्मॉल क्यूब का निकालते हैं। वन स्मॉल क्यूब में भी क्या होगा, उसी तरह 6 साइड्स होंगी, और उसके अंदर क्या है, लेंथ और विथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे 30 ली गई थी, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। 10 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, 10 माइक्रोमीटर उसकी विथ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि 27 स्मॉल क्यूब्स का लेंगे, तो हम लोग 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 600 के साथ, ठीक है, क्योंकि एक का सरफेस एरिया हमारे पास ये आया है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया बताया गया है कि एक वन लार्ज क्यूब का जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, और जबकि एक हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स जो है उनका जो सरफेस एरिया है वो है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। देन हम लोग आगे पढ़ते हैं कि नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि न्यूट्रिएंट्स और रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, सेल के वॉल्यूम के, कि अगर वेस्ट प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे हमारे पास तो सेल का वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्शन जो है वो कम होगी हमारे पास तो सेल का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है कि सेल अपने अंदर सब्सटेंसेस को लेके भी आता है और अपने अंदर से सब्सटेंसेस को निकाल भी सकता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को वो अपने अंदर टेकअप भी करता है, लेता भी है, और एक्सक्रीट भी कर सकता है, बाहर भी निकाल सकता है। किसके थ्रू निकालता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकालता है। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया, तो एक जो लार्ज वॉल्यूम सेल है वो क्या डिमांड करता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो भी क्या हो, लार्ज हो। लेकिन जो हमारे पास लार्ज सेल होगा उसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। A large cell has a much smaller surface area relative to its volume than the smaller cells have, और जो smaller cells होंगे उसके अंदर क्या होगा, surface area जो क्या होगा वो large होगा। तो surface area क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो
तो सेल जो है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा, लेकिन अगर एक लार्ज सेल है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और स्मॉल सेल है तो सरफेस एरिया लार्ज होगा। Hence we conclude that the membrane of small cells can serve their volume more easily than the membrane of a large cell. देन हम लोग पढ़ते हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, के सेल के अंदर चीज़ें किस तरह जाती हैं, सब्सटेंसेस किस तरह जाते हैं, और सेल से एक्सक्रीट जो है वो बाहर जो है वो किस तरह आते हैं। इसके अंदर सबसे स्टार्ट में ही बताई गई है, हमें डेफिनेशन बताई गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। वी नो डैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू द मोस्ट। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है बहुत सारे सेल में, बट नॉट ऑल, लेकिन सारों में नहीं। ठीक है, बहुत सारों में करती है लेकिन बहुत सारों में नहीं भी करती। दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेमी परमिएबल भी कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है कुछ चीज़ें अपने अंदर से वो पास होने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास होने नहीं देती, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम को इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड भी, और आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के आउटसाइड भी, बाय एक्सचेंजिंग मैटर। ठीक है, एक्सचेंज करती है मैटर को विद सेल्स, सेल्स के अंदर, या विद सेल, सेल्स के साथ, सेल्स इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, कि जितनी सेल को ज़रूरत है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से उतनी सेल के अंदर रहने देती है, बाकी सेल से क्या करवा देती है? एक्सक्रीट करवा देती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन हो रहा है कि ये अपने सेल का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखती है, उसको बरकरार रखती है। सेल मेम्ब्रेन डू इट थ्रू द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन। अब सेल मेम्ब्रेन करती किस तरह है इसको, किन प्रोसेस के थ्रू करती है? तो वो करती है हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन के थ्रू। हम सब ये वन बाय वन पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने फिनोमिना जो है वो किस तरह करती है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इन सब के थ्रू जो है, इन सब की मदद से सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपना काम करती है। अब हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट, हरकत करती है डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन एक ऐसी मूवमेंट है, किस चीज़ की? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, जो कि क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पे सब्सटेंसेस की मिकदार ज़्यादा है वहाँ से ये मूव करती है टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे सब्सटेंसेस की मिकदार कम है। यानी कि जहाँ पे सब्सटेंसेस ज़्यादा है वहाँ से ये मूव आउट होना स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट कर देती है जहाँ पे कम है उसकी तरफ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, आर इन मोशन, ये क्या है? हरकत में रहते हैं। व्हेन दैट सब्सटेंस इज अबव 0 डिग्री केल्विन, कि जब सब्सटेंस जो है वो अबव हो जाता है 0 डिग्री केल्विन के, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के, इन अ सब्सटेंस, या आपसे एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या करती है कि ज़्यादातर जो सब्सटेंस है, मेजॉरिटी जो है वो क्या मूव करती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ऑल्दो देयर आर सम डैट मूव फ्रॉम लो टू हाई, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि लो टू हाई की तरफ जाते हैं, मतलब कि उल्टा चक्कर हो रहा होता है उनका। हम लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेसेस में ऐसा भी होता है कि वो लो से हाई की तरफ भी जा रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ये हमारे पास नेट मूवमेंट जो है वो क्या होती है? हाई से लो की तरफ ही होती है। एवरेज जो हम लोग निकालते हैं, ज़्यादातर 90% आप लोग कह लें कि जो मूवमेंट होती है वो हाई से लो की तरफ ही होती है। And eventually the molecules reach a state of equilibrium where they are distributed equally through the area, throughout the area। और ये कब तक होती रहती है डिफ्यूजन? जब तक दोनों जगह पे जो स्टेट इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम आ जाए, मीन्स के बराबर हो जाए। ठीक है, पहले एक हायर कंसंट्रेशन थी, एक लोअर कंसंट्रेशन थी, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाएंगी, किसी में हाई और लो का जो है वो नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? हमारे पास डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिफ्यूजन इन सेल।
कि सेल में डिफ्यूजन का क्या काम है या किस तरीके से जो डिफ्यूजन है वो सेल में काम करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफ्यूजन इज़ वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट सब्सटेंसेस विद इन द सेल। डिफ्यूजन जो है एक ऐसा प्रिंसिपल मेथड है जो कि कहाँ पे काम करता है, विद इन द सेल, सेल्स के अंदर ये काम हो रहा होता है, एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और साथ में अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ईटीसी, ये सब क्या करते हैं, कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये सब क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। गैस एक्सचेंज इन गिल्स, अब गिल्स में क्या हो रही होती है, गैस की जो एक्सचेंज हो रही होती है, और लंग्स में अकर बाय दिस प्रोसेस, ये भी किस प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। आप लोगों से ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही होती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यहाँ पे हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का पढ़ रहे हैं, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ल्यूमेन में इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ये भी किसकी एग्जांपल है, डिफ्यूजन की एग्जांपल है हमारे पास। बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, क्योंकि सेल जो है वो एक्सपेंड नहीं करता एनर्जी को, व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, द फ्यूजन इस टाइप इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप लोगों से डिफाइन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आप लोग क्या बताएंगे, अ सेल डज नॉट एक्सपैंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, द फ्यूजन इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। हम लोगों ने अभी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली जो है वो फ्लोट नहीं कर सकते या डिफ्यूज नहीं होते, बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। क्यों नहीं होते, उनके ऊपर जो साइज होता है उनका उस वजह से, या फिर उनके ऊपर जो चार्ज है उस वजह से। सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो इन जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि खुद से फ्रीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डिफ्यूजन नहीं कर पाते, उन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करवाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी मदद से फिर क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन हमारे पास बेसिकली क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की, कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो जो सब्सटेंसेस हैं और जिनके थ्रू जब वो डिफ्यूजन हो जाती है उसको हम लोग फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो मूव करती है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या प्रोसेस है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है। द रेट ऑफ फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन इज हायर देन द सिंपलर डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का रेट क्या है, हायर है किससे, सिंपलर डिफ्यूजन की निस्बत। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन किसकी टाइप है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस, और इसके अंदर भी क्या है, एनर्जी की एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट हम यहाँ पे अपना आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस लेक्चर में आज क्या क्या पढ़ा है। इस लेक्चर में आज हमने सेल्स के साइज़ के बारे में पढ़ा है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्मा है, और सबसे लार्जेस्ट सेल हमारे पास क्या है कि बर्ड का एग है, ऑस्ट्रिच का, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल्स हमारे पास कौन से हैं, मसल सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ जो स्मॉल सेल्स हैं उनके फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है कि जो बहुत हमारे पास टाइनियर स्पेस होती हैं, बहुत छोटी स्पेस होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि कैपिलरीज हैं, वहाँ से भी सेल जो हैं ये पास हो सकते हैं। देन हम लोगों ने उसके साइज़ और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है, और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है। लास्ट में यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, वो आप लोग देख लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखें डिफ्यूजन हो रही है और यहाँ पे फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन हो रही है। तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन जो है उसका काम क्या होता है, वो ज़्यादा ईजिली होती है, और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन जो होता है उसका रेट भी एज अ सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारे पास।